Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है या वेव मैकेनिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कॉन्सेप्ट में। तो देखिए क्या था कि अभी तक हमने जितने भी मॉडल पढ़े तो उसमें बोहर मॉडल जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और वो सर्कुलर पाथ हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। और बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूमता है और उसकी एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड। उसकी एनर्जी भी जो है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड। जब वो जंप करता है लोअर से हायर में या फिर हायर से लोअर में तो एनर्जी में चेंज आता है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, हम लोगों ने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब बोहर मॉडल आया था, बहुत फेमस था, लोग बहुत सेटिस्फाइड थे उससे। फिर जैसे ही डुअल नेचर ऑफ मैटर आया, डुअल नेचर ऑफ मैटर ने क्या चीज़ बताई थी, डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट आया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर से ये चीज़ पता चली थी कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर दो तरीके के नेचर होते हैं। कौन कौन से नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। फिर उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आ गया। ने क्या कहा कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ विद एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर रूल्ड कर रहे थे किसको, बोहर मॉडल ऑफ एटम को। ठीक है, तो एक नया मॉडल जो है वो जनरेट हुआ और उस नए मॉडल को हम लोगों ने क्या नाम दिया, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था। किस किस ने दिया था, एक तो थे वर्नर हेजनबर्ग, ठीक है, और दूसरे थे एरविन श्रोडिंगर। ठीक है, दोनों ने मिलके 1926 में मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, 1927 में, इन 1927 श्रोडिंगर ने क्या किया, एक इक्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह माने और इलेक्ट्रॉन अगर तीन डायमेंशन में एक्स वाई जेड, अगर तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में अगर स्पेस में घूम रहा है तो उसको मैं किस एक्सप्रेशन से दिखा सकता हूँ। उसके लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दी थी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देती हूँ। तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन दी वो तीनों एक्सिस के अलोंग दी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वो एक्सप्रेशन थी नोट करिए। ठीक है, इसमें x, y एंड z हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, साई जो है ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। 8
नंबर है, पाई आपको पता ही है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, E क्या है, एनर्जी, ठीक है, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। नोट करिए इसको। ठीक है, E को आप लोग टोटल एनर्जी कर लेना, E की E जो है वो टोटल एनर्जी। तो जो श्रोडिंजर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जब इस एक्सप्रेशन को दिया तो स्टार्टिंग में लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था इसको एक्सेप्ट करना, बट जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए और उन्होंने देखा कि अरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब क्या कर रही है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली या बहुत ही एक्यूरेटली निकल रही है जो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या होने लगा कि जो श्रोडिंजर इक्वेशन थी ये पॉपुलैरिटी गेन करने लगी, ठीक है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, ऐसे भी बोल सकते हो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम भी आप इसको बोल सकते हो। तो जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बहुत मतलब आप जब कभी बीएससी में और एमएससी में क्वांटम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी काम की इक्वेशन दी थी। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं, ऑपरेटर भी पढ़ते हैं, ईजन फंक्शन, ईजन वैल्यूज़ भी पढ़ते हैं क्वांटम जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी तो हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम अगर वापस आएँ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे, तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते थे, ये ऐसे रीजन के बारे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे जहाँ से हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन उस रीजन में, स्पेस में मैक्सिमम है। मतलब कि जैसे कि बोहर ने क्या कहा था, आसान शब्दों में समझते हैं, बोहर ने ये कहा था कि सर्कुलर वेल डिफाइंड पाथ होते हैं और उसी पाथ में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो जो ये थे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो थी, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा जो सर्कुलर पाथ है इसको हटा के इसकी जगह पर उन्होंने क्या कहा कि एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रीजन में घूमता है, स्पेस में एक रीजन है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, कैसे भी घूम सकता है, ठीक है। और हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी है, ठीक है। probability of finding the electron is maximum, और वो भी कितनी होती है, वो भी होती है 90 to 95%। ऐसा नहीं है कि 100% हम बता देंगे कि हाँ भैया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, नहीं, हम लोग एक स्पेस के एक रीजन के बारे में बताते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 to 95% होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, एक नई बात निकल कर आई, और वो क्या थी, वो थी ऑर्बिटल। अभी तक तो हम पढ़ते थे ऑर्बिट, अब एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, दैट 3 डायमेंशनल स्पेस या 3 डायमेंशनल रीजन वेयर द probability of finding the electron is maximum। तो ऑर्बिटल हम किसको कहते हैं, ऐसे 3 डायमेंशनल रीजन को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं जहां पे संभावना ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होती, ठीक है। नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स।
तो ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अगर हम लोग बात करें तो हम ये कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सारी तरफ या चारों तरफ एक रिंग होती है, एक सर्कुलर पाथ होता है। आपने अंगूठी देखी है ना, तो आप सिंपल एक अंगूठी को इमेजिन कर सकते हो कि भाई एक अंगूठी है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ है और उसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस में एक रीजन होता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल क्या है? इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिट में कह रहे हैं इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात देखो, अगर सपोज आप बैंगल को एज्यूम कर रहे हो या फिर आप रिंग को एज्यूम कर रहे हो, चूड़ी देखिए ना आपने बैंगल, तो जो बैंगल होती है वो इस तरीके से है। अगर आप उस बैंगल को ऐसे रख रहे हो तो वो इस तरीके से है। अगर आप हॉरिजॉन्टली रख रहे हो तो मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर आप उसको ऐसे रख रहे हो तो क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन में आपने एक रिंग बनाई और उसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, एक प्लेनर मोशन। ठीक है, ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि कैसे, आप मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, जो मेरा हाथ है ये न्यूक्लियस है, ये एक छोटी बॉल है फॉर सपोज। ठीक है, इसके ऊपर अज्यूम करिए एक बड़ी बॉल है, इसके ऊपर आप अज्यूम करिए एक बड़ी बॉल है। ठीक है, तो वो जो बड़ी बॉल है वो ऑर्बिटल है। अब बड़ी बॉल तो देखो इस तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, नीचे भी है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। 3D स्पेस है, समझ रहे हो। छोटी बॉल के बाहर क्या है, एक बड़ी बॉल, या बड़ी बॉल के अंदर क्या है, एक छोटी बॉल। तो वो जो रीजन है दोनों के बीच का, वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उस रीजन में कहीं पे भी घूमता हुआ हमें मिल सकता है, मतलब कहीं पे भी घूम सकता है। हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको मिलेगा। बट ऑर्बिट क्या कहता है, ऑर्बिट कहता है कि वो प्लेनर मोशन शो करता है, कि जैसे सपोज ये एक प्लेन है, इसमें आपने एक रिंग बनाई और उस रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझ रहे हो ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के मान लो आपने यहाँ पे एक रिंग बनाई, जैसे यार सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सोलर सिस्टम, सूरज है, सूरज के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लैनेट एक इलेक्ट्रॉन की तरह मोशन शो कर रहे हैं। तो वो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है। ऑर्बिटल में आप सबसे बेस्ट तरीके से समझ सकते हो, बड़ी बॉल है, बड़ी बॉल के अंदर एक छोटी बॉल है और उनके बीच का जो गैप है, जो रीजन है, हर तीनों डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल में, उस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल। और कह रहे हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, 90 to 95%। क्लियर है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्बिट गिव्स अ डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट एक डेफिनेट पाथ बताता है इलेक्ट्रॉन का, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने क्या कहा था, हेजनबर्ग ने कहा था कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते। सिंपल सी बात है। और ये कह रहे हैं कि ऑर्बिट तो एक डेफिनेट पाथ ही बता देता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पे घूमेगा। बताया था ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, जब आप उसको देखना चाह रहे हो, ठीक है, आप उसकी पोजीशन मोमेंटम डिटेक्ट करना चाह रहे हो, आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे, जैसे ही लाइट उस पर फॉल करेगी, लाइट किससे बनी है, फोटोन से, तो फोटोन जैसे उससे टकराएगा, उसका जो पाथ है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग चला जाता है। कैसे देखोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऑर्बिट जो है वो एक डेफिनेट पाथ के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट का, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। कह रहे हैं ऑर्बिटल डज नॉट स्पेसिफाई डेफिनेट पाथ।
ऑर्बिटल तो बता ही नहीं रहा है कोई पाथ। ऑर्बिटल तो कह रहा है भाई ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूमता फिरता हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल डज नॉट स्पेसिफाई डेफिनेट पाथ एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मे बी एनीवेयर इन दिस रीजन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। दिस कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डेंस विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, फिर है ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। जितने भी हमारे ऑर्बिट्स होते हैं सारे के सारे क्या हैं, सर्कुलर होते हैं, रिंग की तरह हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग शेप होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस है, एस की कैसी शेप होती है, एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल, स्फीयर की तरह होता है। पी ऑर्बिटल होता है, उसकी कैसी शेप होती है, डम्बेल। ये सब पढ़ेंगे अभी हम धीरे धीरे। ठीक है, तो जो भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या है, अलग अलग शेप है, जबकि ऑर्बिट जो है उन सबकी कैसी होती है, सर्कुलर शेप। ठीक है, इसे नोट करिए। 1-2 पॉइंट और रह रहे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे सपोज अगर आप बात करें पी ऑर्बिटल की, इसको हम पढ़ेंगे भी आगे, तो पी ऑर्बिटल जो है वो कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो जो पी एक्स है वो अलोंग बनता है एक्स एक्सिस। ठीक है, पी वाई जो है वो बनता है अलोंग वाई एक्सिस, एंड पी जेड जो है वो बनता है अलोंग जेड एक्सिस। तो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या होता है, एक रिंग की तरह है। ठीक है, प्लेनर है, तो उसमें कोई एक्सिस नहीं है। एक्सिस मतलब कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जबकि अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, एस को छोड़कर, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे अदर ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि पी है, डी है, तो वो सब क्या होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं, तो उनमें क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। यहाँ पे कहा है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। ऐसा क्यों, एस जो है वो एक स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर मतलब है, आपने बॉल देखी है ना, ठीक है, तो एक स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर में आप नहीं बता सकते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, क्योंकि इसमें एज मैनी एज एक्सिस जो है आप पास ऑन करा सकते हैं। समझ रहे हो? अगर हम बात करते हैं एक्स की, वाई की और जेड की, तो क्या है भाई, पता चलता है कि हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। स्फीयर के अंदर तो आप कितने भी एक्सिस पास करा लो। ठीक है, तो एस को छोड़कर, एस ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फीयर की तरह होती है, इसको छोड़कर जितने भी आपके अदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखिए क्या है, एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n²। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हम देखते हैं ना पहली शेल, तो पहली शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। सेकेंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, निकालते हैं ना। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हम इस 2n² के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, वेयर n रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल। क्लियर है? जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे जाके आप एक रूल पढ़ेंगे, 3 रूल आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो उन तीनों में से एक बहुत अच्छा रूल आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो ये बताता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब वो रूल आएंगे ना तब वहां पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो आप इस पे फोकस करें। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको प्लीज नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए।
थैंक यू।